नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं उन सभी एलडीसी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खास न्यूज़ लेकर आया हूँ जिनका चयन 603 अभ्यर्थियों वाली सूची में हुआ था और उसके उपरांत कुछ अभ्यर्थियों का चयन वेटिंग लिस्ट के माध्यम से हुआ था। इन दोनों सूचियों में लगभग 1300 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था और उन सभी 1300 अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर मैं बहुत ही खास गोपनीय न्यूज़ लेकर आया हूँ, जिसके बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को ये जानकारी प्रोवाइड करना चाहूँगा कि हाल ही में एक डिपार्टमेंट कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट से काउंसलिंग की सूची आ चुकी है, काउंसलिंग के ऑर्डर आ चुके हैं। तो उस काउंसलिंग के ऑर्डर आने के उपरांत में कई सारे अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट है कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर क्या करें, और जाति प्रमाण पत्र के बारे में सबसे ज़्यादा चिंतित होने वाले अभ्यर्थी हैं ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी। तो मित्रों, जितने भी ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले जितने अभ्यर्थी हैं, वो ये बात जान लीजिएगा कि अगर किसी अभ्यर्थी का स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसकी मूल अवधि 6 महीने तक मान्य होती है। 6 महीने के बाद में उसको एक एक्सटेंशन के रूप में 1 वर्ष तक मान्य कर दिया जाता है। जिस बात को लेकर कई सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट है, लेकिन सामान्य तौर पर ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी वैल्यू 6 मंथ से अधिक नहीं होती। सामान्य वार्ता के बाद में एक्सटेंशन के रूप में 1 वर्ष की अवधि तय होती है। लेकिन अगर इसकी अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करनी हो तो उसके लिए आपको 1 वर्ष के उपरांत हर बार एक एफिडेविट लगाना होगा उस सर्टिफिकेट के साथ में। तो हर बार 1 साल के उपरांत 2 साल तक अगर एक एफिडेविट लगाओगे आप, उससे बढ़िया है कि आप सर्टिफिकेट को नया बनवा लें। और एक आता है सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का। तो सेंट्रल लेवल का जो प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र, उसकी अवधि होती है 3 साल। 3 ईयर्स बाद में जो सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र होता है उसकी अवधि समाप्त हो जाती है। और स्टेट लेवल का जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसकी अवधि 6 महीने बाद समाप्त हो जाती है, परंतु एक्सटेंशन के रूप में उसको 1 वर्ष की अवधि तक तय मान लिया जाता है। ये जाति प्रमाण पत्र का जो महत्वपूर्ण मसला है, इस बात को आप शायद समझ गए होंगे। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात है, कई सारे अभ्यर्थी फिर भी अभी इस बात को लेकर परेशान है कि आय प्रमाण पत्र का क्या किया जाए। तो मित्रों, आय प्रमाण पत्र उन अभ्यर्थियों को बनवाना है जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते वक्त 2.5 लाख से कम इनकम शो करी थी। जिन अभ्यर्थियों ने 2.5 लाख से कम इनकम फिल करी थी, उन अभ्यर्थियों को ही आय प्रमाण पत्र बनवाना है। बाकी सभी अभ्यर्थियों के लिए आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है और उन काउंसलिंग में जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ आय प्रमाण पत्र केवल उन अभ्यर्थियों से मांगा गया है जिन अभ्यर्थियों ने 2.5 लाख से कम इनकम शो की थी। तो आप इस बात को लेकर परेशान ना हो। और अगर आप चाहे भी कि आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, तो आय प्रमाण पत्र के लिए आप 4 पेज वाला जो फॉर्मेट है, उस 4 पेज वाले फॉर्मेट का प्रयोग करें, ना कि 1 पेज वाले फॉर्मेट का। क्योंकि 1 पेज वाला जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट छात्रवृत्ति के लिए मान्य होता है। सामान्य रूप से 4 पेज वाला जो फॉर्मेट है वही मान्य होता है। ये दोनों बातें सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है मित्रों कि इस इन्फॉर्मेशन को जानना सभी एलडीसी साथी जिनका चयन इन दोनों सूची में हुआ है, 603 प्लस 689, लगभग इन दोनों सूचियों के माध्यम से 1300 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है
और इन अभ्यर्थियों के लिए ये न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप जब तक इसको पूरा नहीं देखेंगे आपके समझ में नहीं आने वाली। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि जो जानकारी मैं यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ एकदम गोपनीय जानकारी है और कहीं सारी जगह ये आपको नहीं मिलने वाली। सिर्फ आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि मुझे गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली है और ये जानकारी एकदम ऑथेंटिक है। इस जानकारी में कहीं किसी प्रकार की झुठलास आपको दिखाई नहीं देगी। एकदम प्रमाणिक जानकारी है, कहीं किसी प्रकार का बहकावा नहीं है। मित्रों, जिस प्रकार से जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एआरडी में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनसे जो वार्ता हुई थी उस आधार पर ये बताया गया है कि जितने भी अभ्यर्थियों को इस सूची में अलॉट किया गया है, तो भर्ती एजेंसी के माध्यम से जो सूची प्राप्त हुई है उस सूची में जितने भी अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एआरडी द्वारा सत्यापन, काउंसलिंग आदि सभी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जितने भी नियुक्ति अधिकारी हैं। अब यहाँ नियुक्ति अधिकारी का तात्पर्य यह है कि जैसे शिक्षा विभाग में डीईओ ऑफिस से ज्वाइनिंग मिलती है, उसी प्रकार से बाकी सब डिपार्टमेंट्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट से ज्वाइनिंग मिलती हैं। वहाँ से ही आपके ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होते हैं। तो सभी डिपार्टमेंट के जो नियुक्ति अधिकारी हैं उन नियुक्ति अधिकारियों को एआरडी से एक खास आदेश जारी किया गया है और उस आदेश में कहा गया है कि भर्ती एजेंसी से चयन सूची प्राप्त होने के पश्चात जिन सभी अभ्यर्थियों को ये सूचियां अलॉट हुई हैं उन सभी अभ्यर्थियों को नेक्स्ट 4 सप्ताह में, यह बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आगामी 4 सप्ताह में इन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने के बारे में कहा गया है। इस प्रकार का आदेश एआरडी से दिया गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी 603 प्लस 689 अभ्यर्थियों की सूची में हैं, सबसे पहले 603 अभ्यर्थी वाली सूची के जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में यहाँ पर जो काउंसलिंग ऑर्डर हैं वो 4 हफ्ते के अंदर आपको काउंसलिंग ऑर्डर प्लस ज्वाइनिंग ऑर्डर दोनों मिल जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी 603 अभ्यर्थियों वाली सूची में चयनित हुए थे, सिर्फ और सिर्फ कोरोना की समस्या के चलते ही इन सभी अभ्यर्थियों को इतना समय वेट करना पड़ा है। अगर कोरोना की जो समस्या है वो पैदा नहीं होती और लॉकडाउन नहीं लगता तो इन 603 अभ्यर्थियों में से मैक्सिमम अभ्यर्थियों को अब तक ज्वाइनिंग मिल चुकी होती। कुछ ही डिपार्टमेंट जैसे कि शिक्षा विभाग ही इस चीज़ में अब तक रहता, बाकी सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल चुकी होती। अब इसके साथ साथ जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में चयनित हुए थे, जिनका नंबर 689 अभ्यर्थियों वाली सूची में आया था, उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये नियम लागू होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अभी जो प्रक्रिया है वो ईमेल और मैसेज के माध्यम से चल रही हैं। तो इस प्रक्रिया में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि आपको ऑफिशियली आपको इन पर्सन के रूप में जाके किसी कार्य को नहीं करना पड़ता। आप सारे कार्य ईमेल ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं, तो कम समय में समस्त जो प्रक्रिया हैं काउंसलिंग प्लस ज्वाइनिंग वगैरह वो आराम से करना संभव है। तो इस सारी प्रक्रिया को 4 सप्ताह में समाप्त करके जिन अभ्यर्थियों की नॉन ज्वाइनिंग रहती हैं, अर्थात जो अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं, उन सभी अभ्यर्थियों की एनजेआर सूची तुरंत प्रभाव से एआरडी को भेजने के लिए कहा गया है, जिससे अगली वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा की जाए। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि समस्त नियुक्ति अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि एआरडी द्वारा जितने भी कार्मिक संबंधी नियमों में बदलाव किया जाता है या जो सूचनाएं जारी की जाती हैं, उन सभी नियमों का अक्षरशः पालन करके सभी नियुक्ति अधिकारी अपने
अधीनस्थ कर्मचारियों को या कार्मिकों को जो आगामी कार्मिक बनने वाले हैं उनको नियमों को फॉलो करते हुए ज्वाइनिंग प्रदान करें। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है और आगे भी अगर ऐसी कोई ख़ास न्यूज़ आपके लिए जो मुझे मिलेगी मैं आपको अवश्य रूप से प्रोवाइड करूँगा। फ़िलहाल इतनी जानकारी मुझे मिली है और इसके बाद में अंतिम जानकारी ये है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन CAD चंबल में हुआ है वहाँ पर मेरी CAD चंबल कोटा के जो अभ्यर्थी हैं CAD चंबल कोटा के जो कार्मिक हैं उन कार्मिकों से मेरी बात हुई थी, क्योंकि वहाँ मित्र काम करते हैं, मित्र जॉब करते हैं, तो वहाँ से बात करने पर ये जानकारी मिली है कि आगामी 5 से 7 जून के पहले उनके लिए एक काउंसलिंग ऑर्डर जारी होगा और उस काउंसलिंग ऑर्डर जारी करने के पश्चात उनको ईमेल अथवा कॉल के माध्यम से सूचना प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में केवल 3 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो ये जानकारी मुझे वहाँ से मिली है और उनको लगभग 15 से 20 जून के भीतर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये जानकारी वहाँ से मिलने के बाद ही मैंने आपको प्रोवाइड की है और आगे भी इसी प्रकार की कोई ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी मुझे मिलेगी तो मैं आपको अवश्य रूप से प्रोवाइड करता रहूँगा। इसके लिए आप हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहिए और सभी डिपार्टमेंट की काउंसलिंग के PDFs वगैरह प्राप्त करने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर आदेश और सूचियाँ मिलती रहें। और समस्त जानकारियों के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।